ओके, चलो आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग हाइगन प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ प्रूफ कर लिए थे। ठीक है, हाइगन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन किए थे। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, इंटरफेरेंस क्या होता है, जैसे दो या दो से ज़्यादा वेव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब एक दूसरे से सुपरपोज करते हैं, सुपरपोज मतलब ओवरलैप, एक दूसरे के साथ जब ओवरलैप करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है साउंड का या फिर वेव का जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है, किसी जगह पे इंक्रीज या किसी जगह पे डिक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो फिनोमेना है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, क्या बोला कि व्हेन टू वेव्स, अच्छा इसमें आपको दिमाग में ये रखना है अप्रॉक्सीमेटली सेम फ्रिक्वेंसी, दोनों का फ्रिक्वेंसी अप्रॉक्सीमेटली क्या होना चाहिए, सेम, और दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहिए। ठीक है, और ऐसे दो वेव जिनकी फ्रिक्वेंसी अप्रॉक्सीमेटली सेम है और दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ सुपरपोज करते हैं तो उसके जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, वेव की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो क्या होता है, किसी जगह पे इंक्रीज होता हुआ और किसी जगह पे डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। ठीक है, तो व्हेन टू वेव्स, when two waves of same frequency, approximately na same frequency and traveling in same direction, superpose with each other, the resultant intensity increases or decreases। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ठीक, तो देखो ये हमारा क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस दो टाइप के होते हैं, दो कैटेगरी में हम लोग दो कैटेगरी में इसको बेसिकली कैटेगराइज किए हैं। टाइप्स अगर देखा जाए तो दो टाइप के हैं। एक है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा आपका क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसको बोलते हैं, देखो अगर दो वेव ऐसे सुपरपोज कर रहे हैं जिनका जो क्या बोलते हैं ट्रफ और क्रेस्ट दोनों सेम रहता है। ठीक है, ये आपका वेव y1 और ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेव का कितना, y2। दोनों अगर इस टाइप से इंटरफेयर करते हैं जिसमें दोनों का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो एक साइड हो और अपोजिट ये वाला, दोनों का ट्रफ और क्रेस्ट दोनों क्या होना चाहिए, एक ही साइड होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो ऐसे, तो इसमें जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आता है वो बढ़ के आता है। ठीक है, इंक्रीज होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ऐसा सुपरपोज करेंगे कि इनकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इंक्रीजेस। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में
देखो ये जो वेव है वो एक दूसरे से अपोजिट फेज में, ये क्या कहलाता है, सेम फेज में इंटरफेयर करेंगे। ये याद रखना, सेम फेज में इन लोग सुपरपोज करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट फेज में, मतलब ये वाला वेव y1 और ये है दूसरा वेव अपोजिट फेज में, मतलब एक दूसरे से आउट ऑफ फेज बोलते हैं। इसको बोलेंगे सेम फेज, इसको बोलेंगे आउट ऑफ फेज। तो अगर आउट ऑफ फेज ये दोनों वेव जब सुपरपोज करते हैं, इंटरफेयर करते हैं एक दूसरे को, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी रहता है वो डिक्रीज होता है। ये आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी, यहाँ से जैसे मैंने ये इसको रिप्रेजेंट किया है, ये आपका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट। यहाँ पे ये क्या है, रिजल्टेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये इधर आपका एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और ये आपका टाइम इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहली बात तो सुपरपोज आउट ऑफ फेज, सुपरपोज आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज एक दूसरे से सुपरपोज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिक्रीजेस, रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। क्लियर है। तो ये दो टाइप के आपके इंटरफेरेंस है, ठीक है। नोट कर लो जल्दी इसको। देखो ये इंटरफेरेंस आ गया समझ में, ठीक। अब एक और चीज़, जैसे हम लोग इंटरफेरेंस निकालते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग एक प्रिंसिपल से डिटरमिन करते हैं, जिसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, ये देख लो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये क्या होता है, देखो नेट डिस्प्लेसमेंट, अगर किसी मीडियम में जैसे वेव ट्रैवल कर रहे हैं, मल्टीपल वेव ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक वेव उस पार्टिकल को कुछ डिस्प्लेस करेगा, दूसरा वेव कुछ और डिस्प्लेस करेगा, तीसरा वेव कुछ और डिस्प्लेस करेगा। तो उस पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा उसको हम लोग डिटरमिन करते हैं। तो क्या करते हैं कि सम ऑफ displacement caused by all the individual waves, that is called as the superposition principle, ठीक है। तो according to this principle, the net displacement of a particle is vector sum of all the displacements caused by individual waves, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे नेट डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो क्या होगा, y दैट्स इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैश डैश yn, ठीक है। आई बात समझ में। जैसे ये मान लो पार्टिकल है, इसको एक वेव यहाँ तक डिस्प्लेस किया, दूसरा वेव जब ट्रैवल किया तो यहाँ तक डिस्प्लेस किया, तीसरा वेव इसको यहाँ तक डिस्प्लेस किया। तो मान लो इसका मीन पोजीशन ये है, ठीक है। तो इस मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट y1, y2, y3 ऐसा होते जाएगा, ठीक है। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो वेक्टर सम ऑफ ऑल दी डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसको समेशन के टर्म्स में लिखूँ तो आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग टू n, तो ये क्या होगा yi, ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल से हम लोग जो इंटरफेरेंस है उसका मैथमेटिकल थियरी है उसको अभी डिराइव करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसको समझते हैं, चलो इसको नोट कर लो। ओके चलिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन इंटरफेरेंस का हम लोग समझते हैं, ठीक है।
क्या होगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये एकदम अच्छे से ध्यान में रखना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ों को एकदम ध्यान से रखना। फिर उसके बाद काम आएगा उसमें, जैसे इंटरफेरेंस, फ्रिंज विड्थ, ये सारी चीज़ें निकालते हैं उसमें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें काम आएंगी। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम यहाँ पे दो वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट ये ले लेते हैं। तो लेट टू वेव्स आर, एक y1, इसका एम्पलीट्यूड ले लेता हूँ मैं a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये आपका पहला वेव है a1 साइन ओमेगा टी। अब दोनों में थोड़ा बहुत फेज डिफरेंस ले लेता हूँ, हालांकि वैसे सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस से हम कांस्टेंट फेज, दोनों का फेज है ये कांस्टेंट रहना चाहिए, ये मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दूसरा वेव है और उसको मैं थोड़ा बहुत फेज डिफरेंस ले लेता हूँ। तो इसका एम्पलीट्यूड a2 ले लेता हूँ और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये ले लेता हूँ, ठीक है, क्लियर है। ये दो वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। तो आप लोग 11th में पढ़े होंगे, याद होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा अपन लेके चलते थे, प्लस 5, याद आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, इसको अपन लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो, तो अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इंडिविजुअल सम के इक्वल, दोनों जो इंडिविजुअल वेव हैं उसके वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उन दोनों का क्या होगा, समेशन। तो यहाँ पे देख लो क्या आएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट दोनों का सम देखना ध्यान से। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों को ऐड कर दिए तो y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। ये दिख रहा है साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये क्या है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है ना, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला इसका क्या होता है, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी ये होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। सेम ऐसे उसी फॉर्मेट में इसको एक्सपेंड करो तो ये क्या होगा बेटा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 यहाँ से साइन a ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस a कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5 आया, उसके साथ कंपेयर कर लो, आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से मैं इसको एक काम करता हूँ, एक साथ मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे साइन ये कॉमन दिख रहा है, पहले तो इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, a साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस इंटू कॉस 5 प्लस a2 यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5, ऐसा दिख रहा है। इन दोनों में देखो साइन ओमेगा टी कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा, a1 प्लस a2 कॉस 5 इंटू साइन ओमेगा टी कॉमन है, प्लस इसको थोड़ा सा और मैनेज करता हूँ, ये कांस्टेंट फेज है ना, साइन 5 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, एक बार देख लो जल्दी से, ठीक है ना, हो गया, क्लियर है ना। हाँ चलो अब इधर देख लो, रुक अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, 2 मिनट इतना देख लो, बोला यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ अजम्पशन हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, कहाँ से आया समझ में आ जाएगा, साइड में लिख लिए रहना इसको। अजम्पशन लेता हूँ, लेट ये जो पूरा पैरामीटर है, ये वाला पैरामीटर, इसको मैं, इसका दोनों का एम्पलीट्यूड, ये a1 क्या है यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ये a2 क्या है एम्पलीट्यूड है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, ये है फेज कांस्टेंट फेज का, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेट a1 प्लस
A2 cos phi इज इक्वल टू A cos थीटा, ये ले लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है, इसको पूरा अजम्पशन कर लिया। देखो ये दोनों साइन और कॉस दोनों के टर्म्स में है, तो जब हम लोग वेव इक्वेशन लिखते थे तो कैसे लिखते थे, याद होगा आप लोगों को, या तो साइन के टर्म्स में होता था या फिर कॉस के टर्म्स में होता था। ठीक है, तो हम उसी टर्म्स में, या तो साइन के टर्म्स में कंप्लीटली कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या फिर कॉस के टर्म्स में कंप्लीटली कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसी के लिए ये जो एजम्पशन है इसको हम लोग लेके चल रहे हैं। तो देखो क्या होगा बेटा, एंड ये वाला वैल्यू इसको मैं साइन फाई ले लेता हूँ, एंड A2 साइन फाई दैट इज A साइन थीटा, ये लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे रिप्लेस कर दो। सो इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे रिप्लेस करो, y दैट विल बी गिवन एज, बोलो बेटा, A साइन ओमेगा टी प्लस A कॉस थीटा, इसके जगह में साइन ओमेगा टी प्लस इसके जगह में क्या है, A साइन थीटा, और ये तो एज इट इज है A साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो देख लो, दो फिर से A निकल गया कॉमन, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ बचा है साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। फिर से वही फॉर्मूला सेम, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये आपका रिजल्टेंट इक्वेशन है किसका, जो सुपरपोजिंग वेव का, जो दो वेव आपस में सुपरपोज किए हैं तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट आपका ऐसे निकलेगा। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन है, अब हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है ये चीज़ देखने वाले हैं, और ये जो कांस्टेंट जो फेज़ है इस फेज़ का क्या रिलेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो दोनों इक्वेशन को फ्रॉम ये दोनों इक्वेशन है उसको स्क्वायर कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। देखो स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड एडिंग। तो देखो दोनों को इधर के इक्वेशन स्क्वायर करो, क्या होगा, A1 प्लस A2 कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, A2 साइन फाई होल स्क्वायर, इधर इज इक्वल टू A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, बस। ठीक है, तो यहाँ से देखो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई पूरा एक साथ है ना, प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई प्लस इधर देख लो A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इधर इज इक्वल टू, देखो A स्क्वायर दोनों कॉमन है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक, तो डायरेक्टली कर दूं। अब इधर फिर से देखो ये वाले में A2 स्क्वायर कॉमन है, A2 स्क्वायर कॉमन है, फिर से ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई दैट्स इक्वल टू A स्क्वायर। ये है तुम्हारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, या इसी को चाहो तो A स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई, ऐसा निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। ठीक, चलिए इतना नोट कर लो। ओके, सो ये इक्वेशन 3 यहाँ देख के आपको समझ में आ गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इक्वेशन 3 represents resultant amplitude, represents a resultant amplitude।
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ से इसी को मैं अगर मॉडिफाई करना चाहूँ तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये आएगा। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है बेटा, देखो डिपेंड कर रहा है किस पे, फेज पे। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फेज पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या, a डिपेंड्स ऑन, ये इसको इक्वेशन 3 देख रहे हैं, बाद में देखेंगे। a डिपेंड्स ऑन किस पे, फेज। ठीक है, फेज या फिर फेज डिफरेंस बोल सकते हो। ठीक है, अब अगर ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे फाई की वैल्यू 0, मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या आ रहा है, 0। दोनों सेम फेज में, सेम फेज मतलब देखो जैसे ये जितना एंगल, फेज बोला जाए मतलब काइंड ऑफ एंगल। ठीक है, तो ये जितने एंगल में है उतने ही एंगल में ये होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, फेज डिफरेंस 0। तो अगर फेज डिफरेंस 0 है तो उस केस में क्या होगा, देखो ये इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 प्लस 2a1 a2 cos 0, cos 0 की वैल्यू 1। तो ये फॉर्मूला बना तुम्हारा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। देखो फॉर्मूला एग्जैक्टली बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 होल स्क्वायर। ये क्या आएगा, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस केस में क्या होगा, ऐड होगा। आई बात समझ में, ठीक है ना, क्लियर है। अब दूसरा देखते हैं, अगर दोनों यहाँ पे पहला कंडीशन, दूसरा लेके चलता हूँ। इफ दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है एग्जैक्टली अपोजिट है, ये पहला वाला और ये किधर है, अपोजिट है, एग्जैक्टली अपोजिट, तो उस केस में क्या होगा, देखो ध्यान से, इफ थीटा इज 180 डिग्री या फिर पाई भी लिख सकते हो। ठीक है, ये कब होगा, जब ये इस फेज में आउट ऑफ फेज होगा, एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट। ठीक है, आई बात समझ में। तो उस समय ये एम्पलीट्यूड है वो क्या आएगा, देख लो, डायरेक्टली लिख दूं क्या, यहाँ पे बन रहेगा cos फाई, 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये होगा a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 -1, थीटा की जगह फाई की जगह में, यहाँ पे कितना फाई है ना, फाई की जगह में आप 180 पुट करोगे तो -1, तो -1, तो इस समय एम्पलीट्यूड आएगा a1 माइनस a2 होल स्क्वायर, दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये आ जाएगा एम्पलीट्यूड a1 माइनस a2, ऐसे निकालते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा एम्पलीट्यूड। अगर आउट ऑफ फेज है तो उस समय रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कम रहेगा, अगर दोनों सेम फेज में है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं, ये तो हमको समझ में आ गया। इंटेंसिटी, इन दोनों के बारे में डिस्कशन करते हैं, इंटेंसिटी क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड के बारे में डिस्कशन था। अब जो इंटरफेयरिंग वेव है, रिजल्टेंट वेव है, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी उसको समझते हैं। ठीक है, तो ये था एम्पलीट्यूड का कैलकुलेशन। अब देखते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी क्या होगा बेटा, देख लो, अब आपको पता है, नहीं पता तो याद रखना। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। जो साउंड या फिर वेव, उसका जो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, इंटेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, I से, एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं A से। तो ये I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, ये है K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, आई बात समझ में, मतलब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों ऐसे रिलेटेड हैं। अब इक्वेशन नंबर 3, उस इक्वेशन नंबर 3 को देखो, याद करो क्या था, फ्रॉम इक्वेशन 3 बोलो क्या था बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये था। ठीक है, तो इसको अगर मैं k का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या लिखा जा सकता है, k का मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो कैसे लिखेंगे, k a स्क्वायर इज इक्वल टू k a1 स्क्वायर प्लस k
A2 स्क्वायर प्लस 2 के A1 A2 कॉस 5। ठीक है, अब देखो इसको आप ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे a की वैल्यू मैं लिखना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर आई बाई के, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली ऐसे इस फॉर्म में मैनेज कर देता हूँ, देखना ध्यान से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर, ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड है तो ये I1, ये होगा I2, हाँ ना। ठीक है, प्लस 2 इसको मैं रूट के इंटू A1, रूट के इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखना रूट के ये हो जाएगा रूट होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना, ये आ जाएगा रूट के, और इधर भी रूट के, ये भी कितना रूट के, और ये कितना हो जाएगा रूट 2 होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इनडायरेक्टली इसको डायरेक्ट मैं मैनेज कर दे रहा हूँ, ये हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या होगा, रूट ओवर, ध्यान से देखना यहाँ पे कितना हो जाएगा, I1 इंटू I2, रूट I1 इंटू I2 कॉस 5। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, ये वाला यहाँ था, इसमें सीधा भी है, इस पर उसको मैंने डिवाइड कर दिया अलग अलग। तो ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, यहाँ से भी आपको समझ में आया कि यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो भी डिपेंड कर रहा है किस पे, फेज पे। ठीक है, तो फेज पे डिपेंड कर रहा है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी, विच इज इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक, अब देखना, अगर फिर से वही फेज डिफरेंस 0 हुआ तो उस केस में क्या होगा, और माइनस कम हुआ मतलब आउट ऑफ फेज हुआ तो उस केस में क्या होगा, ये डिस्कस करेंगे। चलो नोट कर लो इतना जल्दी। चलिए, अब इसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो देखो इस केस में क्या होगा, पहला केस, इफ फाई इज इक्वल टू 0, मतलब फेज सेम फेज में है, तो सेम फेज में है तो उस केस में क्या होगा बेटा, देखना मैक्सिमम आएगा, इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। तो ये कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू I2, और cos फाई की वैल्यू 0 लेके चल रहे हैं, फाई की वैल्यू 0, तो ये cos 0 की वैल्यू 1, तो ये I मैक्सिमम दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, ये इसके जगह हम कितना 1, cos 0 की वैल्यू कितना 1। अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, देखो I1 होल स्क्वायर प्लस रूट I2 होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 I2, ये लिखते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है ना। तो इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिखा जा सकता है, रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो आप, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है। अब यहाँ से आप चाहो तो कॉमन भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये रूट कॉमन निकलेगा। ठीक, चलिए देखेंगे इसको आगे, और ये आया मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब हम मिनिमम इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं, सेम एक्सप्रेशन, इसी को मिनिमम इंटेंसिटी कब आएगा, मिनिमम इंटेंसिटी जब आउट ऑफ फेज होगा। ठीक है, देखो दूसरा, इफ फाई इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, तब इंटेंसिटी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो उस केस में दिस इज मिनिमम, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बोलो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 180, या फिर पाई लिख सकते हो। ठीक है, cos 180 की वैल्यू कितना, -1, तो डायरेक्टली कर दूं यहाँ पे, ये होगा I1 रूट होल स्क्वायर प्लस ये रूट I2 होल स्क्वायर माइनस 2 I1 I2 आया।
अब ये फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका मिनिमम इंटेंसिटी। क्लियर। अब दोनों का चाहो तो रेशियो निकाल सकते हो, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, दोनों का रेशियो निकाल दो तो क्या होगा बेटा, I मैक्सिमम I1 प्लस I2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई I1 माइनस I2 होल स्क्वायर। ठीक है, देख लो अब दोनों में से मैं I1 है उसको कॉमन निकाल देता हूँ, I1 कॉमन निकाल देता हूँ तो क्या हो जाएगा, देख लो ये क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के टर्म्स में भी आप निकाल सकते हो, इसमें I1 कॉमन निकालोगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस ये बचेगा I2 अपॉन I1, ये ऐसे डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस I2 अपॉन I1, ये पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, आया, इसमें से कॉमन निकलेगा I1 निकाल दिए तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी I1 कॉमन निकला तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। बस अब इसको हम इसके जगह में A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो देख लो इसको, ये I2 अपॉन I1 रूट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर रूट, तो ये कटा तो क्या बचेगा A2 बाई A1, इसी को मैं डायरेक्टली ऐसा भी लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1 प्लस A2 बाई A1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस A2 बाई A1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एम्पलीट्यूड रेशियो बोल सकते हो, इसकी जगह हम R रिप्लेस करते हैं तो 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 1 माइनस R, ऐसे भी रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, चलो ओके।